5,000 लेंगे। अरे भाई क्यों लोगे तुम 5,000 सरकार से? तुम क्यों खैरात मांग रहे हो सरकार से? तुम अपना पैसा मांगो ना। तुम्हारे पास कोई नियम है कि 7,500 बन रहा है, 9,000 बन रहा है, 10,000 बन रहा है? कोई नियम से मांगो ना। सभी वृद्धजनों को मनोज स्वराजी का नमस्कार। लगातार मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लगातार मैं आपकी बात उठा रहा हूँ और हम लोग सब मिलकर 11 लाख की चेतावनी पीएम को दे रहे हैं। आज बजट सत्र का पहला दिन है और आज इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा जिसके अंदर ये बात होगी कि देश में क्या इकोनॉमी है, कैसे चल रहा है देश, ये सब बातें होंगी। बीच में ये खबरें भी आ रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू और बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं राज्य की, आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए। बहुत सारी बातें होंगी। आज का वीडियो मैं जवाब की बात करूंगा कि भाई मोदी का क्या जवाब आया और मोदी का जवाब आया तो आया या नहीं आया या क्यों नहीं आता है जवाब। और ये बात तो बहुत सारी चीज़ों से हमें पता चल रही है। मैं लास्ट में बता दूंगा वीडियो के लास्ट में कि भाई जवाब की क्या स्टेटस है, अभी जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस जानने को आतुर हैं कि जवाब आ रहा है। देखिए, अगर सरकार अगर जवाब देती है, सरकार अगर तुरंत जवाब देती है इसका मतलब काम नहीं होगा, नेगेटिव जवाब देगी। और सरकार अगर काम करना होगा तो उसके लिए कोई जवाब नहीं देगी। ऐसा सरकार की रणनीति होती है। और सरकार किसी चीज को उलझा के रखना चाहती है तब भी सरकार जवाब देती है और जवाब वो घुमा के देती है। लेकिन अगर सरकार किसी चीज का जवाब दे ना रही हो और फंस गई हो तो इसका मतलब ये होता है कि अब सरकार की नब्ज आपने पकड़ ली है। तो मोटी मोटी बात हम जवाब पर ही बात करेंगे कि मोदी का क्या जवाब होना चाहिए था, क्या जवाब है अब तक और क्या प्रोसेस है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे। बहुत सारी बातें हम ये करना चाहते हैं कि ये पेंशन आप लोगों को, EPS 95 के लोगों को पेंशन आखिर बढ़ोतरी क्यों नहीं मिल रही है? देखिए, 85 लाख से 1 करोड़ लोग हैं आप और 1 करोड़ परिवार हैं लगभग जो पेंशनर हैं और सीधे सीधे पेंशन से जुड़े हुए हैं। 78 लाख तो EPFO का आंकड़ा है और लगभग 78 लाख यानी कि समझ लीजिए पौना करोड़ लोग हैं और उनका परिवार। तो बहुत सारी, इतना सारा वोट बैंक होने के बाद भी सरकारें आपको क्यों नहीं पेंशन दे रही हैं, इस विषय पे मेरी मोटी बात होगी। ये कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनोज आप आओ, उस कमेटी में क्या हुआ, सरकार ने क्या बोला, सरकार क्या बोलेगी, सरकार ने क्या लिखा, फाइनेंस कमेटी क्या कह रही है, श्रम मंत्रालय क्या कह रहा है, इन सब चीज़ों में मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं इस देश की सच्चाई बात कर रहा हूँ, मैं देश के फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ, मैं इस देश की अंदर होने वाले सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं देश की लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। और मैं ये आपसे बताना चाह रहा हूँ कि आप 1 करोड़ होकर, अगर कोई 100 वोट बैंक भी होता है, किसी का 100 भी वोटर होते हैं तो उसको तुरंत न्याय मिलने के लिए 4 नेता खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप लोग 1 करोड़ होकर, 1 करोड़ के लगभग होकर या 4 करोड़ 5 करोड़ लोग होकर जो पेंशनर से सीधे जुड़े हुए हैं, क्योंकि परिवार भी होता है पेंशनर का, 5 लोग मान लो परिवार में तो 5 करोड़ हो गए। और अगर 7 करोड़ लोगों को हम ये मान लें कि पेंशनर वो लोग सब मिला लें जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 7 करोड़ यानी कि 28 से 30 करोड़ वोटर होने के बावजूद भी आपकी कोई बात क्यों नहीं सुनना है? आपकी बात इसलिए नहीं सुनना है, ये मैं पूरे वीडियो में बताऊंगा और अंत में हम जवाब की बात करेंगे कि मोदी जी का जवाब क्यों नहीं आया। सबसे पहले सुनिए कि ये जो आप 1 करोड़ लोग हैं, आपको पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? आपने कभी इस बात पे गौर किया कि आपकी संख्या भी, आपका वोट भी है, आपका सब कुछ है, लेकिन आपको पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि अगर आपको पेंशन मिल जाती है तो किसी ना किसी का 12 न्यारा हो सकता है, कोई भी पार्टी सत्ता में आ सकती है, फिर भी आपको पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? पेंशन आपको इसलिए नहीं मिल रही है कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो सरकारें होती हैं या जो ये लीडरशिप होती है, ये लीडरशिप के अंदर वही लोग जाते हैं जो मक्कार, धूर्त, बेईमान, चालाक ये लोग होते हैं, ये लोग जाते हैं। और ये लोग सत्य की बात नहीं करते हैं, ये लोग झूठ की ही बात करते हैं और झूठी बात पसंद आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप लोग जो हैं, कुछ लोग तो कहते हैं, मुझे वीडियो में भी कहते हैं कि बहुत बकबक करता है, फेक वीडियो है, ये सब बोलते हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम ये वीडियो ना देखा करें, क्योंकि आपका भी समय कीमती है। आप तुरंत प्रस्थान कर जाएं।
क्योंकि मैं जैसा सोचता हूँ साफ साफ वही कहता हूँ। अब हम बात करते हैं, आके लौट के घूम के आते हैं कि आप लोगों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है। आप तो करोड़ों में हो, आपका तो वोट भी करोड़ों में है। आपको पेंशन इसलिए नहीं मिल रही है कि वो पेंशन का पैसा, ओ भाई, वो पेंशन का पैसा है जो वो आपका अपना पैसा है। आपका जो पैसा है ना, वो अपना पैसा है, इसलिए आपको पेंशन नहीं मिल रही है। अगर वो पैसा आपको खैरात में मिल रहा होता ना, तो आपको जरूर मिल जाता। आजकल खैरातें बांटती है सरकार। खैरात बांटने का मतलब ये है कि आप उसके लायक तो हो नहीं। सपोज करो एक आदमी का पैसा बनता ही नहीं मेरे ऊपर और मैं उसे कुछ दे दूं, तो वो तो मेरी हाँ में हाँ बजाएगा ना। तो कहने का मतलब ये है, सरकार उसको पैसा देती है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए। अगर आपको पैसा दे भी देती है सरकार, तो आप तो हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे, क्योंकि वो तो आप ही का पैसा है। मेरी बात समझ रहे हो? जब आपके पैसा सरकार के पास उधार है, आपका पैसा सरकार के पास जमा है, आपका पैसा सरकार के पास इकट्ठा है, सरकार कोई आपको कृपा नहीं कर रही है, तो सरकार क्या कर रही है कि आपके पैसे से बेईमानी कर रही है। आप उसे पता है कि इसका जो पैसा मेरे पास जमा है, इसको दे दिया तो ये तो अपना पैसा, ये कहेगा कि मेरे पास सरकार ने थोड़ी ना एहसान किया है, मेरे को तो मेरा ही पैसा दिया, तो मैं वोट चाहे जिसे दूंगा। तो सरकार क्या करती है? सरकार आपसे तो आपका पैसा लूटती है। लूटने का मतलब, साफ साफ मैं शब्द कह रहा हूं कि लूटने का मतलब है कि आपका पैसा आपसे ग्रैब कर लिया, छीन लिया, और आपका पैसा छीन के खैरात की तरह उन लोगों में बांट रही है जिनका कोई हक नहीं हो उस पैसे पे। जैसे कोई पेंशन की योजना लगा देंगे, कुछ लगा देंगे, तो वहां मसीहा बन रही है वो। मसीहा बनने का मतलब क्या होता है? मसीहा बनने का मतलब, मसीहा कैसे बनता है? कोई आदमी किसी से छीनेगा तभी तो किसी को देगा। दो तरह की लीडरशिप होती है देश के अंदर। एक लीडरशिप वो होती है जो क्रिएटिव लीडरशिप है। क्रिएटिव लीडरशिप का मतलब जो कुछ चीज बना सकती है। ये जो राजनेता हैं, ये कुछ बना नहीं सकते, ये नाश कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे? किसी से छीनेंगे और किसी को देंगे। तो आप अगर किसी से छीनेंगे नहीं तो किसी को दे नहीं पाएंगे, और दे नहीं पाएंगे तो इनका वोट बैंक नहीं बनेगा। तो मोटी बात यह है कि इनको बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारे लोगों पे वो चाहे गलत उल्टे सीधे टैक्स लगाएं या ईपीएफओ की जिस तरह से आपके पैसे की बेईमानी हो रही है लाखों करोड़ की, वो करें। तो मोटी मोटी ये क्या कर रहे हैं? बेईमानी कर रहे हैं आपके साथ, आपके पैसे की। और दे किसको रहे हैं? उनको दे रहे हैं जो अपात्र हैं, जो इनके काबिल नहीं है। अभी एक खबर आई थी कि महाराष्ट्र सरकार की खबर आई है, महाराष्ट्र में चली है खबर, मुझे नहीं पता कितनी कंफर्म है, कि महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि बेरोजगारी भत्ता देंगे हम, हर जो 12वीं या ग्रेजुएट हो जाएगा नौजवान उसको 8,000 रुपया देंगे। भाई कहाँ से दोगे भैया आप 8,000 रुपया? कैसे ले आओगे? किधर से आओगे? कहीं से तो लाओगे, नया टैक्स लगाओगे, क्योंकि इतना पैसा सबको देना मुमकिन तो है नहीं। क्योंकि जो 12वीं पास कर लिया वो तो सारे ही लोग 12वीं पास करते हैं। तो कहां से दोगे वो पैसा? कैसे दोगे? कहीं ना कहीं से लाओगे। या तो आप उसे सृजन करो। सृजन करने का मतलब है, सृजन कौन करता है? सृजन तो वैज्ञानिक करते हैं, सृजन तो क्रिएटिव लोग करते हैं जिनके पास कुछ आइडियाज होते हैं। इन पॉलिटिशियंस के पास कोई आइडिया नहीं है। तो ये क्या करते हैं? ये कहीं से छीनते हैं, किसी ग्रुप से छीनते हैं और किसी को देते हैं। तो इनके पास सिर्फ छीनने की ताकत है, क्योंकि इनके पास कानून है, शक्ति है, पावर है। आपका लाखों करोड़ों लोगों का पैसा छीन के और खैरात बांट के अपना वोट बैंक बना रहे हैं, क्योंकि इनके पास वो स्किल नहीं है कि लोगों को कुछ दे पाए। तो ये, और ये रॉबिन हुड बन गए हैं। रॉबिन हुड क्या था? रॉबिन हुड तब भी ठीक था। रॉबिन हुड क्या करता था कि गरीब का पैसा छीनता था, अमीर का माफ करिएगा, अमीरों का पैसा छीनता था। जिन्होंने भी गलत तरीके से कमाया पैसा, उनका पैसा छीनता था और गरीबों में बांट देता था। ये वैसे भी नहीं है, क्योंकि ये अमीरों का पैसा छीन नहीं सकते, इनके पास शक्ति नहीं है। अडानी अंबानी का पैसा नहीं छीन सकते। ये मिडिल क्लास का पैसा छीनते हैं। ये उस आदमी का पैसा छीनते हैं जो आदमी कहीं नौकरी करके अपना पैसा इकट्ठा कर रहा है, कहीं बैंक दिवालिया हो जाती है, कहीं कोई कंपनी पैसा शेयर मार्केट में लेके भाग जाती है। हर जगह पैसे, कहीं जुआ खिलाते हैं ये लोग, बैटिंग ऐप चला दिया है आजकल। ये सब आपसे पैसा छीनने के नए नए तरीके आजमाते हैं। और छीन कर किसको देते हैं? उसको देते हैं जो काम करने को तैयार नहीं है, उसको देते हैं जो इनका झंडा उठाने को तैयार है, उसको देते हैं जो इनका कार्यकर्ता बनने को तैयार है, उसको देते हैं जो अपात्र है, क्योंकि वो फिर इनकी जी हजूरी करेगा। चुनाव में वही पैसा काम में आता है, वही। अच्छा, जितना ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा देश के अंदर, उतना ज्यादा करप्शन भी होता है। ये भी सच्चाई है, क्योंकि ज्यादा पैसा तो ज्यादा करप्शन, ऐसा भी है। अगर सरकार बेईमान है तो जितना टैक्स, अब जितना पैसा इकट्ठा हो रहा हो, ज्यादा पैसा तो ज्यादा परसेंटेज निकलेगा, क्योंकि करप्शन का भी एक परसेंटेज है, उससे ज्यादा खा नहीं सकते। सपोज करिए 10 लाख में अगर 10,000 खाते हैं तो 1 करोड़ में 1 लाख खाएंगे। तो ज्यादा पैसा इकट्ठा करेंगे तो ज्यादा खून चूसेंगे।
तो ये जो पैसा आप लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आप लोग उस पैसे के एहसान के तले दबोगे नहीं। अब ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारे नेता आप लोगों में बैठे हुए हैं, ऐसे नेता हैं जो छोटे छोटे संगठन चलाते हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं यार हम 7,500 लेंगे, हम 9,000 लेंगे, हम 12,000 लेंगे, हम 15,000 लेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं हम 5,000 लेंगे। अरे भाई क्यों लोगे तुम 5,000 सरकार से? तुम क्यों खैरात मांग रहे हो सरकार से? तुम अपना पैसा मांगो ना। तुम्हारे पास कोई नियम है कि 7,500 बन रहा है, 9,000 बन रहा है, 10,000 बन रहा है? कोई नियम से मांगो ना। तुम भी भिखारी बना रहे हो लोगों को। तुम भी, ये वही वाली बात हो गई कि मेरा किसी पे पैसा है 10,000 रुपया किसी आदमी पे, और मैं कहूँ कि मेरा 10,000 वापस कर दे, तो हम उसको, हमारे नेता जो हमारे ईपीएस के नेता है वो सिखा रहे हैं ना तुम अपना पैसा वापस मत मांगो, तुम उससे मांगो कि तू मुझे ना 3,000 रुपया दे और दान दे दे। अरे भाई क्यों दान दे देगी सरकार हमें? क्यों वित्त मंत्रालय देगा हमें? हमें चाहिए ही नहीं उसका पैसा, हमें खैरात चाहिए नहीं, हमें 7,500 सरकार की कृपा नहीं चाहिए। सरकार माँ नहीं होती है, जो एग्जाम्पल देते हैं सरकार माँ है, अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही है। सरकार का पैसा ही नहीं है तो काय बात की सरकार माँ है, क्यों पिलाएगी दूध? हमें पीना ही नहीं है सरकार का दूध, हमें तो हमारा जो हिस्से का जो दूध था, जो हमने जमा किया था, वो वापस कर दो। ये बात हम कहेंगे। और इस वापस करने में सरकार का कोई फायदा नहीं है, नेताओं का कोई फायदा नहीं है कि अब लाखों करोड़ रुपया वापस करना पड़ेगा उनको। इतने करोड़ रुपए से वो वोट खरीद सकते हैं, इतने करोड़ रुपए से वो पूरे देश के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लाखों करोड़ रुपया है उनके पास। एक कहते हैं ना, एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लग गई है ईपीएफओ। देश के 7 करोड़ 8 करोड़ श्रमिक लोग जो हैं वो सोना के अंडा देने वाली मुर्गी है। उनको ये समझा दिया गया है कि तुम सरकार के पास पैसा जमा करो तो तुम्हारा बुढ़ापा सुरक्षित हो जाएगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुम्हारे बुढ़ापे की कमाई को सरकार लूट कर खा रही है। सरकार अपनी तरह की योजनाएं बना रही है, मनमाने ढंग से लुटा रही है, खैरात बांट रही है, फ्री बीज बांट रही है, कोई अनाज बांट रहा है, कोई बिजली पानी फ्री बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। ये कहां से बट रहा है? ये पैसा आप ही लोगों का है। और आप लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं कि आप लोगों को दोगे तो आप एहसान थोड़ी ना मानोगे। अरे मेरा पैसा उधार लिया है और मुझे दे दिया तो तेरा एहसान थोड़ी ना है कुछ। तो ये उनको पैसा बांटकर, आपके जो मेहनत की गाड़ी कमाई है उसको बांटकर ये मसीहा बन रहे हैं, ये हीरो बन रहे हैं। पैसा आपका, ताकत आपकी, धन आपका, लक्ष्मी आपकी, और हीरो कौन बनेंगे? हीरो बनेंगे सरकार के मंत्री। कह रहे हैं हमने आज इतने गरीबों को ये दे दिया, हमने आज उतने गरीब। तुमने कुछ नहीं दिया भाई, तुमने एक दूसरे आदमी का पैसा छीन कर और किसी को दे दिया, तो तुम कोई मसीहा नहीं हो। अब क्या करना होगा इसका? सबसे पहले तो हमें सरकार से खैरात मांगना बंद करनी होगी कि हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए, जो हमारा पैसा है वो हमें दे। उसका प्रॉपर कैलकुलेशन करना होगा हमें कि भाई हमारा कितना बनता है। अगर मेरा 1,000 बनता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे 2,000 मांगने का हक नहीं है। अगर आपके अंदर ये सामर्थ्य हो, तो अगर आप सत्य सहने की हिम्मत हो, अगर आप झूठ पे जीते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि सारे नेता झूठ और बड़े बड़े फिगर देते हैं। अगर कल को मैं बोल दूं ना कि मैं दिलवाऊंगा 20,000, एक भाई ने बोला कि तुम ना कुछ बड़ा बोलो। एक भाई मेरे पास आया, कह रहा है यार तुम तो यूट्यूब पे वायरल हो, तुम तो बड़ा बोलो, ऐसा बोलो कि मैं दिलवाऊंगा 25,000 रुपया, 25,000 पेंशन दिलवाऊंगा, क्योंकि सरकारी नौकरों को भी तो 25-30,000 मिलती है, मैं तुम्हें 25,000 दिलवा दूंगा। अगर आप ऐसा बोल दोगे तो आपके पीछे तो लग जाएंगे लोग, आपके पीछे तो हजारों लोग लग जाएंगे। मैंने कहा भाई कुछ भी हो जाए मैं सत्य बोलूंगा, मैं कहूंगा जितना बनता है उतना ही सरकार दे, लेकिन जो बनता है वो दे। और ये सत्य की लड़ाई है, और सत्य की लड़ाई को हमें और आपको लड़ना होगा। अगर हम खुद ही असत्य की लड़ाई करेंगे, हम खुद ही 9,000, 7,000, 9,000, 7,500 इस तरह की डिमांडें बनाते रहेंगे, उल जुलूल, जिसका कोई नियम नहीं, जिसका कोई कायदा नहीं, और हम अपने पैसे को मांगने की जगह खैरात मांगने लग जाएंगे, तो हम भिखमंगे हैं क्या? या हमारे नेता हमें भिखमंगा बना रहे हैं क्या? हमें इस बात को सोचना होगा, कहीं हमारे नेता हमें भिखमंगा तो नहीं बना रहे। हम भिखमंगे नहीं है, हमारी मेहनत का पैसा है वही वापस करो। और हमारे नेता जो हैं, जो 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 मिनिमम पेंशन की बात कर रहे हैं, वो हमें भिखमंगा बना रहे हैं। क्या पता हमारी ज्यादा हो, क्या पता हमारी कम हो। कोई नियम होना चाहिए, ये मिनिमम कुछ नहीं होता। एक नियम बनाओ, उस नियम के अनुसार दो। एक नियम बनाओ कि इतना पैसा जमा हुआ है, इतना ब्याज लगता है,
इतना डेफिसिट है, इतना डीए है, ये सब नियम बनाओ कायदे से और उसके अनुसार जिसका जितना निकलता है उतना दो। और नियम भी चीटिंग वाला नियम मत बनाओ जैसे अभी बना हुआ है कि 15,000 की लिमिट बना दी या 24,000 की लिमिट बना दी या कंट्रीब्यूशन पे ये लगा दिया वो लगा दिया, ऐसे नियम मत बनाओ। ये जो बुद्धि है ना आईएएस वाली बुद्धि, ये देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ो, लगाओ, देश के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए लगाओ। ये जो आईएएस वाली बुद्धि है ना, इसको देश की जनता के खिलाफ मत लगाओ, ये बात कहनी है। और प्रधानमंत्री, अब मैं जवाब की बात करूंगा। बहुत देर से आप लोग कह रहे हो प्रधानमंत्री का क्या जवाब आया। देखो शुरू में तीन कैटेगरी में जवाब आया। पहली कैटेगरी जब हमने पहले जवाब मांगा तो सबसे पहले तो सरकार ने खट से ये जवाब दे दिया, क्योंकि जब सिरों की गिनती कम सिरों की गिनती थी, हमने 30 जून को धरना लगाया तो सिरों की गिनती कम थी, तो सरकार ने फटाक से झूठ बोल दिया कि 10-5 आदमी है झूठ बोल दो, और लिखित में झूठ बोल दिया कि भाई हमने सबको 1,000 पेंशन दे दी। तो हमने कहा यार ये तो सफेद झूठ बोल रहे हैं, 10-20 आदमी इसलिए झूठ बोले जा रहे हैं। हमने कहा अब क्या किया जाए, तो हमने कहा सवाल पूछो, और सवाल अब संगठन पूछेगा तो झूठ बोल देंगे, एक आदमी सवाल पूछो। हमने 11 लाख की चेतावनी जारी की, तो सरकार को पता नहीं था उस समय तक। तो सरकार ने शुरू में 10, 20, 50, 100 लोगों को आपके पास, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जिसके पास भी SMS आया हो, जिसने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा हो, शिकायत पत्र, और उसके पास SMS आया हो, तो वो SMS जरूर मुझे बताए। उनको कुछ की कंप्लेंट रजिस्टर की और अंडर प्रोसेस की। अंडर प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये है कि कुछ लोगों को जवाब देना शुरू हुआ, लेकिन अचानक ही पत्रों की बाढ़ आ गई। पत्रों की बाढ़ का मतलब है अब सब लोग भेजने लगे पत्र। उन्होंने कहा अरे यार सबको बोलेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए सरकार ने अभी बहुत सारे जवाब होल्ड पे रख दिए। उनको डर है कहीं ये रायता फैल ना जाए, उनको डर है कि कहीं देश के लोगों को सच्चाई पता ना चल जाए, बगावत ना हो जाए। इसलिए वो चाह रहे हैं कि ये वैसे ही सरकार लंगड़ी सरकार है, लंगड़ी घोड़ी है ये। और लंगड़ी घोड़ी कितना कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ सरकार कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि सरकार अब ये टालने की कोशिश में है। इसे डिले कैसे करें, तो ये सारे IAS बैठ गए हैं, PMO के कार्यालय में बैठ के दिमाग चला रहे हैं, यार अब क्या करें, अब तो आफत हो गई। या तो ये क्या करेंगे, ये जवाब देने में या तो सबको क्लब करेंगे, लेकिन क्लब करेंगे क्यों, क्योंकि अलग अलग शिकायत है, अलग अलग नंबर है, अलग अलग एड्रेस है, अलग अलग पैसे हैं, सबको अलग जवाब दें। तो इनको अब समझ में नहीं आ रहा, इनका दिमाग चकर घिन्नी बन गया है, ये पागल हो गए, इसलिए ना ये अब जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जवाब को होल्ड पे डाल दिया। शुरू में कुछ लोगों की कंप्लेंट दर्ज कर वो जवाब दे रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है क्योंकि उसको जवाब देने के लिए अब समझ नहीं आ रहा है, वो पागल हो गया है, पगलाया सा घूम रहा है, छुट्टे सांड सा घूम रहा है। और आपकी 11 लाख की चेतावनी ने सारे IAS सचिव स्तर के सारे अधिकारियों के दिमाग का भट्टा बिठा दिया है। भट्टा बिठाने का मतलब समझते हो, उनका वो सरफिरे हो गए हैं, वो घूम रहे हैं कि अब इनको जवाब कैसे दें, देश की जनता जवाब मांग रही है और कहीं ऐसा ना हो कि रायता फैल जाए। तो ये जो रायता फैलने वाला है ना, इसको और बड़ा करना है आपको, इसको इतना बड़ा कर देना है, इसको इतना बड़ा कर देना है, इसको इतना बड़ा कर देना है कि इनको अब समेटना मुश्किल हो जाए। कहते हैं ना रायता जब फैल जाता है तो उसे समेट नहीं सकते। कहने का मतलब है कि हमको इसको इतने बड़े पैमाने पे फैला देना है, इतने बड़े पैमाने पे 11 लाख की चेतावनी को फैला देना है कि हर व्यक्ति उठकर सवाल पूछने लगे, तब इनको जवाब देना मुश्किल होगा। ये कोई संगठन खड़ा हो जाए, धरना लगा दे 1 दिन का 2 दिन का, वो अपनी दुकान चला लेगा, लेकिन अगर देश की जनता खड़े होकर हर आदमी अपने हक के लिए लड़ना सीख गया, अपने हक के लिए सवाल करना सीख गया, तो कब तक जवाब नहीं देंगे। और जवाब हम बैलेट से देंगे, जवाब हम वोट से देंगे। लोकतंत्र में जवाब वोट से दिया जाता है और हम वोट में तमाचा मार देंगे। आ रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव, आ रहे हैं हरियाणा के चुनाव, आ रहे हैं 3 स्टेट के चुनाव, आ रहे हैं दिल्ली के चुनाव। क्या लगता है आपको, क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री अब खुद जवाब देंगे, समझदार हैं, क्योंकि इन IAS के अब बस की नहीं है कि हमें हैंडल कर पाए। ये प्रधानमंत्री कार्यालय में जो नौकर साहब बैठे हैं, इनके हाथ से गेम निकल चुका है। जैसे इनके हाथ से यूपी निकल गया था ना, नौकरशाहों के हाथ में चलाकर मैनेज कर लेगी पब्लिक को, तो नौकरशाहों के हाथ में संगठन मैनेज होते हैं, छोटे मोटे छुटभइये नेता मैनेज होते हैं, जनता मैनेज नहीं होती। जनता तो DM और SDM और ये सचिव बच्चे इनके अंदर नहीं आती। जनता को लीडरशिप चाहिए और जनता को मैनेज करने के लिए लीडर ही चाहिए। अब तो टक्कर सामने की है, सीना ठोक के है,
और लीडर के सामने नौकर खड़ा नहीं हो सकता, लीडर के सामने अधिकारी खड़ा नहीं हो सकता। ये जनता लीडर बन गई है देश की। हर व्यक्ति अपना हक की लड़ाई लड़ना सीख गया है। तो एक को बेवकूफ बना सकते हैं, दो को बना सकते हैं, तीन को बना सकते हैं, चार को, पांच को। मैंने कहा ना शुरू में, हमें सीधे बड़ा तपाक से जवाब दे दिया कि भाई हमने दे दिया, 1000 कर दिया। फिर दूसरा फिर जवाब दिया, तीसरी बार में अब इनका सर फट गया कि यार सबको जवाब देंगे तो हम फंस जाएंगे। खुले में झूठ नहीं बोला जा सकता, छोटे स्तर पे झूठ को मैनेज किया जा सकता है। अब ये कहते ना कि बीच बाजार में इनका ढोल फट गया है, बीच बाजार में इनका मटका टूट गया है और इनकी सच्चाई निकल के आ गई है। और ये सच्चाई विपक्ष नहीं निकालेगा। विपक्ष क्यों नहीं निकाल रहा है? कि विपक्ष लोगों को वो भी मैनिपुलेट करता है अपनी तरीके से। सत्य बोलना ना तो सत्ता बोलती है ना विपक्ष बोलता है, सत्य तो जनता ही बोलती है, जिसको पीड़ा है वही बोलती है। तो ये मसीहा बन रहे हैं आपके पैसे पे। आपके पैसे को आपसे लूट कर खैरात के रूप में अलग अलग योजनाओं में बांटकर उनका वोट ले रहे हैं और आपको आपका पैसा नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं हमने दिया, हमने ये वाली योजना चला दी, हमने वो वाली योजना चला दी। अरे तुम्हारे पास पैसा कहां से आया? तुम्हारे पास पैसा देश के 7 करोड़ मजदूरों का पैसा आपने लूटा, पैसा आपने कानून के जरिए लूटा। ऐसा कानून बनाया जिसके अंदर आपको पेंशन का पैसा लूटा, उस पैसे को लूट कर इकट्ठा कर कर अपनी योजनाओं में लगाया, अपना चेहरा चमकाया, अपने आप को मसीहा बनाया, वोट लिया और सत्ता में बैठ गए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए, मैं सरकार को कह रहा हूं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि 7-8 करोड़ लोगों को लूट कर 10-20 करोड़ लोगों का वोट ले रहे हो। अगर 8 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए एक साथ तो सारे राजनीतिक दलों पर तमाचा पड़ेगा पूरे देश का। मैं कह रहा हूं कि अगर ये ईपीएफओ वाले ही जितने लोग जुड़े हुए हैं यही जुड़ गए ना तो ये देश की पूरी सत्ता बदल सकते हैं। ये 8 करोड़ के करीब लोग हैं इससे जुड़े हुए, पेंशन में दे रहे हैं, पेंशन के अंदर पेंशन ले रहे हैं, सब मिल गए 8 करोड़। तो हर किसी के परिवार में 8 से 10 लोग हैं, क्योंकि बुजुर्ग है वो, उसके में 8-10 लोग हैं, तो सीधा सीधा 30 से 40 करोड़ के करीब एवरेज भी लगा लो तो 5 लोग भी लगाओ तो 40 से 50 करोड़ की जनता है। यानी देश की आधे वोटर हम लोग हैं। आधे वोटरों का पैसा लेकर, खींच कर, छीन कर खैरात की तरह बांटने वालों के मसीहाओं की हमें जरूरत नहीं है। हमारा पैसा हमें वापस कर दो, या फिर अपने अंदर इतनी कुवत पैदा करो, अपने अंदर इतनी हैसियत पैदा करो, अपने अंदर इतनी सरकार, अपने अंदर इतनी जागरूकता पैदा करो, अपने अंदर इतनी क्रिएटिविटी पैदा करो कि आप पैसा बना पाओ। किसी का पैसा लूट कर किसी को देकर देवता बनने की प्रथा यूरोप में है, हमारे इंडिया में नहीं है। इंडिया के अंदर विजय नहीं बोला जाता। विजय का मतलब है कि मैं दूसरे को हरा दूं और खुद जीत जाऊं, यानी किसी का नुकसान करूं और मैं फायदा करूं, ये होता है विजय। जय का मतलब ये होता है कि तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा। जय का मतलब किसी को हराना नहीं होता। तो हमारे यहाँ तो जय जयकार होता है, हमारे यहाँ तो राम जी की जय बोली जाती है, हमारे तो कृष्ण भगवान की जय बोली जाती है, कृष्ण भगवान की विजय नहीं बोली जाती। हम जय के लोग हैं, हम वो लोग हैं जो कर भला हो भला की बात करते हैं। हम वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम तेरा भला करेंगे तो हमारा भला खुद हो जाएगा। हम वो लोग हैं जो कहते हैं कि नेकी कर और कुएं में डाल। हम वो लोग हैं जो कहते हैं किसी का बुरा मत करो चाहे अपना बुरा हो जाए। हम वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई दूसरे को उठाओगे तो आप खुद उठ जाओगे। लेकिन ये सरकारें ये सोचती हैं कि एक को गिराओ और दूसरे को उठाओ, क्योंकि इनके पास काबिलियत नहीं है, इनके पास हुनर नहीं है, इनके पास सामर्थ्य नहीं है, इनके पास शक्ति नहीं है, इनके पास विचार नहीं है, और मोटी बात कहूं इनके पास लीडरशिप नहीं है। तो ऐसे छुटभइये, ऐसे तिल चट्टों, ऐसे गिरगिटों को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देना है, तभी जाकर सत्य की स्थापना होगी, तभी जाकर ये मसीहा तंत्र से, ये हीरोइज्म से हमें निजात मिलेगी। क्योंकि एक हीरो बना लेते हैं हम और उसकी आड़ में सारे छुटभइये, चोर उचक्के, एक हमने हीरो बना लिया, कोई बीजेपी का हीरो बना लिया, उसके नीचे सब चोर उचक्के आ गए, उस हीरो के नाम पे सब खा रहे हैं। एक हमने आम आदमी पार्टी में हीरो बना लिया, उसके नीचे सब खा रहे हैं। एक हमने कांग्रेस के नीचे हीरो बना लिया, उसके अंदर सब छुटभइये, चोर उचक्के, लुच्चे लफंगे सब इकट्ठे हो जाते हैं और सब बांट के खा रहे हैं। ये लीडरशिप खत्म होनी चाहिए, ये संगठित लूट खत्म होनी चाहिए, और जिसका हक है, हुकूक है, जिसका अधिकार है, जिसका उसको मिलना चाहिए। आपको देना है तो आप कुछ ऐसी तरीके बनाओ जिससे आप कुछ कमाओ और फिर दो। आप किसी का पैसा छीन कर किसी को दे रहे हो तो ये कहीं का न्याय नहीं है। प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि लगातार उनसे सवाल पूछा जा रहा है। और मैं कहता हूं कि अच्छी बात है नहीं जवाब दे रहा, नहीं जवाब दे रहा तो हम जवाब तो ले लेंगे, हमारे पास बहुत सारे टूल हैं जिससे जवाब लिया जा सकता है। अब हम जवाब उनसे
अब वो हमें भरमा नहीं सकते, अब वो रिमार्क नहीं लिख सकते, अब हम ऑफिशियल जवाब लेंगे और उस जवाब में उसे फंसाएंगे और फंसाने के बाद आपका और अपना हक लेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। और लड़ाई लड़ने वाला जो है ना, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य कहते हैं ना, सत्य को थोड़ी देर के लिए आप रोक सकते हो, थोड़ी देर के लिए छुपा सकते हो, सूरज को बादल थोड़ी देर के लिए ढक सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। पेंशनर इस देश का कभी पराजित नहीं होगा, अपना हक लेगा। बस पेंशनर को बेवकूफ बनाने वाले जो नेता हैं, छुटभइये नेता जो कह रहे हैं सरकार हमें खैरात देगी, 7,500 देगी, 9,000 देगी, उनसे छुटकारा पाने की जरूरत है। टुच्चे नेताओं से, छुटभइये नेताओं से और ऐसे नेताओं से जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, जो आपको भिखारी बना रहे हैं सरकार के काम सामने, उनसे निजात पाने की जरूरत है। बाकी आप अपनी लड़ाई अगर अकेले लड़ लोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर जीतोगे। आप किसी मसीहा को ढूंढना बंद करिए, अपनी लड़ाई लड़ना सीखिए। मैं रोज आपको बताऊंगा कि अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है, वैसे ही लड़िए और ईश्वर की कृपा से या अल्लाह की मेहरबानी से जीत हमारी होगी। देखते रहिए मिनी संसद।